अगर मैं आपसे कहूं कि रामायण सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उसके सबूत आज भी जमीन और समुद्र के नीचे मौजूद हैं, तो क्या आप मानेंगे? अयोध्या से लेकर समुद्र के बीच बने रहस्यमयी राम सेतु तक आज हम खोजेंगे, क्या सच में रामायण सच है? ये वाक्य आरव के जीवन का मोड़ बन गया। अयोध्या की सुबह थी। सूरज की पहली किरण सरयू नदी के शांत जल पर सुनहरी परत बिछा रही थी। घाट पर साधु मंत्रोच्चार कर रहे थे। हवा में धूप और चंदन की खुशबू घुली हुई थी। आरव सीढ़ियों पर खड़ा उस दृश्य को देख रहा था। बचपन में दादी की गोद में बैठकर उसने रामायण की कथा अनगिनत बार सुनी थी। हर बार उसे लगता था जैसे वो भी उस युग में पहुंच गया हो। पर अब उसके भीतर एक नया भाव था, जिज्ञासा का। उसे याद आया कि दादी कहा करती थी, बेटा, ये केवल कथा नहीं, हमारी आत्मा का इतिहास है। तब वो है मुस्कुरा देता था, पर आज वही शब्द उसके भीतर गूंज रहे थे। उसने तय किया कि वो अपनी खोज भावनाओं से नहीं, तथ्यों से शुरू करेगा। वो अयोध्या के पुराने हिस्से में गया, जहां कई बार पुरातात्विक खुदाइयां हुई थी। वहां उसे मिट्टी से निकले प्राचीन अवशेषों की तस्वीरें दिखाई गई। स्तंभों के आधार, प्राचीन दीवारों के चिन्ह, शिलालेखों के टुकड़े। विशेषज्ञों का कहना था से धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रही है। आरव ने सोचा, इतनी लंबी परंपरा यूं ही तो नहीं टिक सकती। फिर उसने ग्रंथालय का रुख किया। उसने प्राचीन पांडुलिपियों की प्रतियां देखी। उसे ज्ञात हुआ कि अलग अलग भाषाओं और क्षेत्रों में रामकथा के अनेक रूप मिलते हैं, कभी कविता, कभी नाटक, कभी लोकगीत के रूप में। ये केवल एक पुस्तक तक सीमित नहीं रही, बल्कि पीढ़ियों तक जीवित परंपरा बनी रही। लेकिन उसके मन का प्रश्न अभी शांत नहीं हुआ था। कुछ दिनों बाद वह दक्षिण भारत की यात्रा पर निकला। लंबी रेल यात्रा के बाद वह समुद्र तट पर पहुंचा। वहां खड़े होकर उसने पहली बार उस दिशा में देखा जहां समुद्र के भीतर पत्थरों की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है। लोग उसे राम सेतु कहते हैं। उसने स्थानीय नाविकों से बात की। उन्होंने बताया कि पीढ़ियों से वे इस संरचना को जानते आए हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक प्रवाल भित्ति बताते हैं, तो कुछ शोधकर्ता कहते हैं कि इसकी संरचना असामान्य है और इसमें मानवीय हस्तक्षेप के संकेत हो सकते हैं। आरव ने रात को अपने कमरे में सैटेलाइट चित्र देखे। समुद्र के नीले विस्तार में हल्के भूरे रंग की एक रेखा सचमुच भारत और श्रीलंका के बीच जुड़ती दिखाई देती थी। उसके भीतर रोमांच की लहर दौड़ गई। क्या ये वही सेतु हो सकता है जिसका वर्णन दादी ने किया था? वह रामेश्वरम के मंदिर गया। विशाल गलियारों में गूंजती शंख ध्वनि और दीवारों पर उकेरी गई प्राचीन आकृतियां उसे अतीत में ले गई। वहां एक पुजारी ने कहा, मान्यता है कि श्रीराम ने लंका जाने से पहले यहां शिव की आराधना की थी। आरव ने सोचा, मान्यता का भी अपना इतिहास होता है। इसके बाद उसने श्रीलंका की यात्रा की। हरे भरे पहाड़, धुंध में लिपटी घाटियां और स्थानीय लोगों की कथाएं, सब कुछ जैसे किसी पुरानी स्मृति को संजोए हुए था। कुछ स्थानों को लोग सीता से जोड़ते थे, कुछ को हनुमान से। आरव ने महसूस किया कि ये कथा केवल भारत की सीमाओं में नहीं बंधी, बल्कि समुद्र पार भी अपनी छाप छोड़ गई। लेकिन उसने ये भी समझा कि हर कथा में प्रतीक और कल्पना का स्थान होता है। इतिहासकार कहते हैं कि प्राचीन महाकाव्य अक्सर वास्तविक घटनाओं, लोक स्मृतियों और काव्यात्मक कल्पना का मिश्रण होते हैं। यात्रा में वहां खिड़की से बाहर देखता रहा। खेत, नदियां, पहाड़, सब कुछ जैसे समय की लंबी धारा का हिस्सा थे। अयोध्या लौटकर वह फिर सरयू तट पर गया। इस बार उसके भीतर उलझन कम थी, समझ अधिक। उसने अपनी डायरी में लिखा, रामायण का सत्य केवल एक वैज्ञानिक रिपोर्ट में नहीं मिलेगा और न ही केवल आस्था में। ये दोनों के संगम में है।
जहां भूगोल कथा से मिलता है, जहां परंपरा इतिहास से जुड़ती है, वही शायद उसका उत्तर छिपा है। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने सीखा कि प्रश्न करना गलत नहीं, बल्कि ज्ञान की शुरुआत है। उसने यह भी सीखा कि आस्था और तर्क एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। रात को उसने कैमरा चालू किया और कहा, मैंने खोज की, मैंने देखा, मैंने पढ़ा, लेकिन अंतिम उत्तर मैं नहीं दूंगा। क्या सच में रामायण सच है? यह निर्णय आपका है। और उसी क्षण उसे लगा कि उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई, बल्कि अभी शुरू हुई है।